जरूरी सूचना। एबीपी न्यूज किसी भी तरह के अनुचित, असंसदीय, अपमानजनक या मान हानिकारक व्यवहार का समर्थन नहीं करता है। ये एक लाइव शो है और किसी खास समय में किसी पैनलिस्ट या मेहमान ने जो भी कहा या व्यवहार किया है वो एबीपी न्यूज के नियंत्रण से बाहर है। हम पैनलिस्ट या मेहमान के ऐसे व्यवहार के लिए खेद व्यक्त करते हैं। हम ऐसे कदम उठाएंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। दूसरे चरण की वोटिंग का आखिरी घंटा शुरू हो चुका है। दूसरे फेज में 3 बजे तक जो ओवरऑल आंकड़ा आया है वोटिंग परसेंटेज का, वो 55% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। दूसरे चरण की वोटिंग का यह आखिरी घंटा जो शुरू हो गया है, दोपहर 3 बजे तक 55% मतदान अभी तक हुआ है। शाम 6 बजे मतदान खत्म होगा और वोटिंग खत्म होने में 1 घंटे का वक्त अभी बाकी। आप जानते हैं आज 13 राज्य हैं, 13 राज्यों की 88 सीटें हैं जहां पर वोट डाले जा रहे हैं। बिहार में दोपहर 3 बजे तक का आंकड़ा 44.24% वोटिंग का। उत्तर प्रदेश में 3 बजे तक का आंकड़ा 44.13% वोटिंग का। अलग अलग राज्यों में वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा दोपहर 3 बजे तक का अलग अलग रहा है। बंगाल आगे नजर आ रहा है वोटिंग परसेंटेज में। दोपहर 3 बजे तक बंगाल में करीब 61% मतदान हो चुका है। उत्तर भारत के जो राज्य हैं, जिसमें यूपी हो गया, बिहार हो गया, वहां पर वोटिंग की रफ्तार कुछ सुस्त नजर आ रही है। तो लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे फेज के चुनाव के लिए वोटिंग जारी। फेज में 13 राज्यों के 88 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। कुल 1202 उम्मीदवार जिनकी किस्मत का आज फैसला हो रहा है। करीब 16 करोड़ की आबादी आज वोट डाल रही है और ये जो 1202 उम्मीदवार हैं, इनमें मोदी सरकार के 6 मंत्री भी हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल से कुछ हिंसा की खबरें भी आई और बावजूद इसके पश्चिम बंगाल में आज बम्पर वोटिंग हो रही है। शाम 3 बजे तक का आंकड़ा पूर्वी भारत में त्रिपुरा सबसे आगे, 69% मतदान 3 बजे तक त्रिपुरा में हो चुका है। महाराष्ट्र में दोपहर 3 बजे तक सबसे कम वोटिंग हुई है। आंकड़ा 43% वोटिंग का महाराष्ट्र से दोपहर 3 बजे तक का सामने आया है। बिहार, उत्तर प्रदेश में वोटर टर्नआउट 50% को पार अभी तक 3 बजे तक का जो आंकड़ा है उसमें नहीं कर पाया। बिहार और यूपी में 3 बजे तक की जो वोटिंग है वो लगभग 44% के आसपास ही मतदान हुआ है। वोट प्रतिशत का किसी प्रत्याशी के हार या जीत पर असर कैसा होता है? कम वोटिंग प्रतिशत किसी के लिए फायदेमंद होता है या इसके ठीक उलट, जब बम्पर वोटिंग होती है उससे किसी को फायदा मिलता है या फिर उसका किसी को नुकसान हो जाता है? इन तमाम सवालों को लेकर आगे जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, आकलन भी करेंगे। हमारे साथ रिपोर्टर्स का सबसे बड़ा नेटवर्क मौजूद होगा, खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। लेकिन उससे पहले आज जो सेकेंड फेज 88 सीटों पर वोटिंग हुई है उसी की कुछ झलकियां। आइए अब जल्दी से आपका परिचय करा देते हैं खास मेहमानों का पैनल जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक, कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा, हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़े हैं और साथ ही स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी। सबसे पहले लेकिन आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे जहां पर हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। दिन भर आपने देखा है किस तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाने का उन्होंने काम किया है। मैं सबसे पहले वीरेश पांडे के पास आपको लेकर चलूंगी। उत्तर प्रदेश मथुरा सीट से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं वीरेश, इस वक्त जहां पर आप हैं रोशनी की कमी नजर आ रही है, काफी अंधेरा नजर आ रहा है। वीरेश पांडे, जरा कोशिश कीजिए कि रोशनी में आप आ जाएं या कैमरामैन से कहिए कि कैमरा की लाइट ऑन करे ताकि आपकी तस्वीर हम दर्शकों तक दिखा पाएं। और जरा बताइए आज पूरे दिन किस तरीके का मिजाज उत्तर प्रदेश की 8 सीटें जहां पर वोट पड़े उनका रहा है। वीरेश से बात करने की कोशिश करेंगे। अभी हमारा संपर्क वीरेश पांडे से नहीं हो रहा है। इस बीच मुझे लगता है जरा जल्दी से राजनीतिक मेहमानों का रुख कर लेते हैं और पहले डॉक्टर अजय आलोक से समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो वोट परसेंटेज अभी तक सामने आ रहा है, कहीं पर ठीक ठाक रफ्तार है। उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश और बिहार की अगर बात की जाए यहां पर सुस्त रफ्तार है। आपका आकलन इस वोटिंग परसेंटेज को लेकर डॉक्टर अजय आलोक?
दौर के मतदान के हिसाब से ये उत्साहजनक है और हम उम्मीद करते हैं कि जब तक पोलिंग खत्म होगी ये 2019 के आंकड़ों को नजदीकी पहुंचेगी। हमारे लिए शुभ संकेत ये है कि पिछले बार भी इस चरण में हम लोगों ने बहुत अच्छा किया था। भारतीय जनता पार्टी अकेले 55 सीटें जीत के आई थी, एनडीए की सहयोगियों को मिला दे तो और ज्यादा सीटें थी, लेकिन इस बार हमारा 55 से ज्यादा आंकड़ा निश्चित तौर पर रहेगा, क्योंकि केरल में पिछले बार हम 0 थे और इस बार केरल की 20 सीटें पर मतदान होने जा रहा है। वहां पर निश्चित तौर पर हमारा प्रदर्शन उम्मीदों से बहुत अच्छा होगा, तो इसलिए हमें उम्मीद है कि हम अपने 55 के रिकॉर्ड को जरूर तोड़ेंगे। आलोक शर्मा जी, सेकेंड फेज की वोटिंग और आपने देख ही लिया, बीजेपी का जोश हाई है। देखिए, मुझे लगता है पूरे देश का कि उम्मीदों पर पानी फेरने के बाद ये अब बीजेपी के हमारे साथी अपनी उम्मीदों पर खरा उतरने की बात कर रहे हैं। इस बार पूरे देश जो है वो बीजेपी को पूरी तरह से नकार चुका है और यही कारण है कि बहुत से बीजेपी के कैंडिडेट्स अपने क्षेत्रों में जाकर किसी भी रूप में प्रचार भी नहीं कर पा रहे हैं। आज हालत यह है कि जहां राजस्थान में हमारा पिछली बार खाता नहीं खुला था, आज वहां हम 15 के करीब सीटें जीत रहे हैं और यही कारण है कि पहले चरण के रुझानों के बाद जिस तरह से मोदी जी ने अपशब्दों का इस्तेमाल शुरू किया, निम्न स्तरीय भाषा का इस्तेमाल किया, मुसलमान, मछली, पाकिस्तान, मायोवाद सब आ गए। ये बौखलाहट अपने आप में पहले दोनों फेज का सबसे सटीक एग्जिट पोल है कि बीजेपी इस बार जा रही है, क्योंकि चुनाव इस बार मुद्दों पर हो रहा है और चुनाव जो है वो भटका नहीं पाई बीजेपी। इवन बीजेपी का जो बहुत बड़ा वर्ग मीडिया का जो सपोर्ट करता है वो भी उसके लिए एजेंडा सेट नहीं कर पाया है। पूरी तरह से 2 फेजों में तय हो गया है कि सरकार गई। आइए डॉक्टर अजय आलोक, क्या जवाब देना चाह रहे हैं आप? बहुत देर से हाथ ऊपर करके कुछ कहना चाह रहे हैं। रोमानंद जी, मैं आलोक जी से पूछना चाह रहा हूं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं भाई साहब। ओबीसी के आरक्षण को पूरा मुसलमानों को दे दीजिएगा, पूरे मुसलमानों को ओबीसी बना दीजिएगा, तो हम मुसलमान नहीं तो क्या करेंगे? हिंदू करेंगे। हक मार लीजिएगा तो हम क्या करेंगे? बताएंगे कि नहीं जनता को? देखिए, मुझे आपने पूरा कर्नाटका को उठा के और आपने घोषणा पत्र में 2009 में किया था कि कर्नाटका, आंध्रा और केरला में मुसलमानों हम ओबीसी की श्रेणी में ले आएंगे सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि देखते हुए। वही आपने कर्नाटका में कर दिया एक रात में। वही प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं, तो मिर्ची क्यों लग रही है? उस पर जवाब क्यों नहीं देते हैं? जवाब ले लेते हैं। दूसरी बात, आपने विरासत टैक्स जी, मैं आ रही हूं आपके पास। विरासत टैक्स की बात कर ली। अपना संपत्ति हुई जब राजीव गांधी को खुद लेना था इंदिरा गांधी की, तो विरासत टैक्स हटा दिया और आज जब कुछ नहीं लेना देना है, डायरेक्टली आ गया है, कोई आगे ना पीछे पगा राहुल गांधी के, तो विरासत टैक्स लगाएंगे। मतलब अद्भुत है भाई। सत्ता में आना का क्या मतलब है? सिर्फ परिवार के लिए काम करना, मुसलमानों के लिए काम करना। तब आप कहते हैं कि हम लोग मुसलमान कर रहे हैं। ओबीसी को क्यों भूल रहे हैं? जातीय जनगणना करवाएंगे, लेकिन ओबीसी का हक मुसलमानों को दे देंगे। ठीक है, आइए आलोक जी, जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है, मैं तो सोच रहा था मोदी जी घबरा रहे, ये तो पूरी बीजेपी घबराई हुई नजर आ रही है। मुझे तो लग रहा था मोदी जी अकेले झूठ बोलने लग रहे हैं, ये तो पूरी बीजेपी झूठ बोलने लग रही है। मुझे लगता है कि घबराहट बिल्कुल सही है। हमारे मैनिफेस्टो इस बार जितना लोगों ने पढ़ा है वो मैनिफेस्टो की वजह से पूरी बीजेपी घबराई हुई। 2009 के कहीं सी मैनिफेस्टो में नहीं लिखा था कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसको मुसलमानों को दे देंगे, लेकिन सब झूठ बोल रहे हैं। इस बार कहीं पर हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है कि किसी भी तरह का कोई टैक्स लगेगा, बढ़ेगा, क्या होगा, लेकिन मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, तो प्रवक्ता भी लोग भी साथी भी हमारे झूठ बोल रहे हैं। जिस टैक्स की बात बीजेपी के तमाम लोग कर रहे हैं उसकी वकालत तो बीजेपी के लोग करते थे। उस टैक्स को तो हमने हटाया था, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि देश के प्रधानमंत्री जब ये कहें कि मंगलसूत्र किसी का लेकर और किसी को दे दिया जाएगा, तो बौखलाहट समझ आती है देश को। ठीक है सर, आज पूरा देश समझ गया है कि असली चेहरा क्या है। ठीक है, कोई नोटबंदी नहीं, कोई कोई विकास की बात नहीं, कोई स्टार्टअप इंडिया नहीं, कोई स्टैंड अप इंडिया नहीं, कोई बैठअप इंडिया नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, आज पूरी तरह से हिंदू और मुसलमान पर चुनाव लाकर टेक। डॉक्टर अजय आलोक एक सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। और इनको माकूल जवाब की तरफ पहले इशारा आलोक शर्मा जी ने भी किया था, और ये जो सवाल है डॉक्टर अजय आलोक जो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ, बहुत लोगों के मन का सवाल है। देखिए, गौर से सुनिएगा मेरा सवाल। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो बयान, जिसे 19 अप्रैल पहले फेज की वोटिंग के बाद से बीजेपी की तरफ से चुनावी सभाओं में रखना शुरू किया गया, 2006 का बयान है वो डॉक्टर अजय आलोक।
कांग्रेस का मैनिफेस्टो, जिसे उस 2006 के बयान से जोड़कर आप चुनावी सभाओं में कह रहे हैं कि साहब मुसलमानों को सब कुछ दे देंगे, इनकी नजर मंगलसूत्र पर है, वो मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने 6 अप्रैल को रिलीज कर दिया था। मतलब पहले चरण के प्रचार में ना इस रूप में वो मंगलसूत्र आया, ना इस रूप में वो आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने वाली बात आई। ये सब कुछ 19 अप्रैल जब पहले चरण की वोटिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद अचानक से ये ब्रह्म ज्ञान जो चुनावी सभाओं में दिया जा रहा है, इसको लेकर सवाल पूछ रही है कांग्रेस पार्टी। अभी जो कह रहे थे यहां पर आलोक जी कि साहब पहले फेज से इनको अंदाजा हो गया कि ये जा रहे हैं, इस वजह से बौखला रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक। मैं कांग्रेस के सवाल पे बस एक ही बात कहता हूं, या अल्लाह उनको कुछ तो ज्ञान दो। 7 दिन पहले जब मैनिफेस्टो 5 अप्रैल को निकला, 6 अप्रैल से मैं आपके चैनल पे बोला हूं कि इस मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की बू आ रही है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि पर्सनल लॉ स्ट्रेंथन करेंगे। इसमें मुस्लिम लीग की बू आ रही है क्योंकि ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को स्कॉलरशिप देके भेजेंगे। एक पन्ना पूरा अल्पसंख्यकों पे इन्होंने डाल दिया। हम 5 अप्रैल से चिल्ला रहे हैं और उसके बाद हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। उसके बाद आए सैम पिट्रोडा, इनहेरिटेंस टैक्स लगाएंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ आया, किसको देंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ? तो प्रधानमंत्री जब कहते हैं 2009 का मैनिफेस्टो, मैं फिर कह रहा हूं कांग्रेस से बहुत साफ साफ लिखा है उसमें कि वी हैव ऑलरेडी स्ट्रिक्ट adhered to our principle of giving it to the minorities in the state of Andhra, Kerala and Karnataka। दर्शक पढ़ लें बिल्कुल 2009 का मैनिफेस्टो। आलोक शर्मा झूठ आपके चैनल पे बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों। इनको डिफेंड करना है, इनको भी शर्म आ रही है। देखिए इतनी देर में एक बार भी ओबीसी का नाम नहीं लिया। जातिगत जनगणना के समय याद कीजिए रोमाना जी, ऐसा कोई लाइन नहीं होता था जब ओबीसी का नाम नहीं आता था। कांग्रेस भाग क्यों रही ओबीसी के नाम से? 2009 की बात कर रहे हैं, मुझे तो अभी 2023, 2024 राहुल गांधी के बयान याद आ रहे हैं। आलोक शर्मा जी, राहुल गांधी तो कह रहे थे जिसकी जितनी हिस्सेदारी नहीं उतनी उसकी भागीदारी। हाँ, यही वाला डायलॉग था ना जो खूब चुनाव में जो है वो उठाया जा रहा था। अभी जब हिंदी हार्टलैंड वाले 3 राज्यों में चुनाव होने थे, फिर अचानक से अब ये बीजेपी पोल खोल रही है कि कांग्रेस की दरअसल असली मंशा, मतलब वो कहते हैं ना मुंह में राम बगल में छुरी, तो मुंह में जाति जनगणना और बगल में ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना, ये खेल खेल रही है क्या कांग्रेस? आलोक जी देखिए, जिस मैनिफेस्टो की बात या जिस वक्तव्य की बात कर रहे हैं वो फिर ओबीसी का नाम नहीं लेंगे। और उसके बाद तो हमारी 8 साल तक सरकार बोलने तो दीजिए। अरे मैं सुनो ना, पूरा उत्तर दूंगा। ठीक है, आइए रोमाना जी, पूरा उत्तर दूंगा। बीजेपी पूरी बौखलाई हुई है। 2006 के बाद से लेकर 14 तक हमारी सरकार रही। किसका आरक्षण किस पर चला गया? किसके मंगलसूत्र 14 नहीं 28,000 तोले सोना था। हाँ। फिर बीच में बोल पड़े भाई, वो 73,000 74,000 पे पहुंच गया। तो मंगलसूत्रों का पैसा किसने अपने मित्र व्यापारियों को दिया, ये देश समझ रहा है। आज तक आपके जितने आरोप हैं वो सारे गलत। क्या बोल रहे हैं? 2009 में मैनिफेस्टो में ऐसा था। 2009 में तो जनता ने हमारी सरकार बना दी, नहीं बना दी क्या? अब मोदी जी भी मंगलसूत्र पे बात करें तो बड़ा अजीब लगता है। ठीक है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का जल्दी से रुक करती हूं। कहीं पर भी एक मिनट सैम पेट्रोडा जी के बयान में कहीं पर भी ये नहीं है कि इनहेरिटेंस टैक्स कांग्रेस लगाएगी, लेकिन झूठ का व्यापार है। मोदी जी का तो नारा ही है ना, झूठ बोलो, खूब बोलो, बड़ी बड़ी झूठ बोलो, उसी पूरे देश पे लगा दिया है। कहीं पर कोई फैक्ट चेक नहीं करता, कोई मीडिया वाला चेक नहीं करता। कहीं पर नहीं बोला उन्होंने कि इनहेरिटेंस टैक्स कांग्रेस लगाएगी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं भाई, झूठ बोलेंगे तो क्या करेगा मीडिया के साथी भी हमारे। अभी इन्होंने कहा साहब उसमें से बू आ रही है। अरे साहब बू नहीं आ रही है, आप लोगों की, बीजेपी वालों की नाक गंदी हो गई है, आप लोगों को बदबू ही आती है। अच्छा, आप लोग सच्चाई देख नहीं सकते हैं क्योंकि आपका पूरा धरातल बदबू पर और झूठ पर ही टिका हुआ है। ठीक है, झूठ की राजनीति कर रही है बीजेपी। डॉक्टर अजय आलोक, डराने का काम बीजेपी कर रही है और वो भी बहुसंख्यक में। देखिए जी, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं। हम बदनसीब हैं कि हमें ऐसी पार्टी से लड़ना पड़ रहा है जो गंदगी से भरी हुई है, तो बू तो में आएगी ना। बदनसीबी हमारी है, अच्छी पार्टी है ही नहीं सामने। अब बौखलाने की बात, आलोक शर्मा बोले 6 से 14 हमारी सरकार की। अरे 6 से 14 नहीं थे प्रभु, 4 से 14 थी आपकी सरकार। दूसरा बौखलाने का नतीजा, इन्होंने कहा कि सोने के रेट देखिए कहां से कहां चले गए। 6 में बयान आया था, तय करते हैं विश्व में मोदी जी सोने के रेट तय करते हैं।
ये विश्व बाजार तय करता आप है। ध्यान से सुना करें, मैंने कहा बयान 6 में आया था, 6 से 14 तक 8 साल की हमारी सरकार। याद दिला रहा हूं कि पूरे आप सुनते नहीं हो ध्यान से, दिक्कत ये हो कि झूठ बोलने के चक्कर में सुनना बंद कर दिया बीजेपी वालों ओबीसी का नाम नहीं अरे लिया बहुत है ना, इंपॉर्टेंट लाइन बोल, ओबीसी का नाम नहीं आलोक लिया, शर्मा यही जी डॉक्टर अजय आलोक याद दिला रहे हैं। आलोक भाई ओबीसी का नाम नहीं ले रहे हैं आप, डॉक्टर साहब यही बार बार अंडरलाइन कर रहे हैं। इनसे बुलवाएंगे, इनसे फिर बुलवाएंगे। ओबीसी का नाम नहीं लिया, जो ओबीसी का डॉक्टर बुलवाकर रहूंगी मैं, रुक जाइए। आप जो बात कह रहे हैं ना, इनके पास दोबारा चलेंगे, लेकिन पहले जरा जल्दी से ग्राउंड पर लेकर चलेंगे दर्शकों को। वीरेश पांडे हमारे सहयोगी इंतजार कर रहे हैं और जरा जानते हैं वीरेश से, 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश में आज वोटिंग हुई है, कुल मिलाकर जो तस्वीर उभर रही है वो क्या है? वीरेश, ग्राउंड से क्या तस्वीर? देखिए, जो हम कह सकते हैं कि अब की बार 400 पार, तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता बूथ लेवल के अध्यक्ष 14 और 19 में अस्तित्व के सवाल को लेकर चुनाव लड़ रहे थे, वो इस बार देखने को पहले फेज में, द्वितीय फेज में देखने को नहीं मिला। और जो विपक्ष के लोग हैं और उनके खासकर मतदाता हैं, उनके अंदर भी एक इंडिया गठबंधन के अंदर जो विभेद चल रहा है, उसको लेकर आपस में वो हतोत्साहित है। तो वो भी लगभग घर पर बैठे हुए हैं कि जब ये 400 के पार हैं और ये आपस में लड़ ही रहे हैं, तो ऐसे में जो रिजल्ट देखने को मिल रहा है वो उदासीनता का देखने को मिल रहा है, और उसका रिफ्लेक्शन जो है वो बूथ लेवल पर हमें देखने को मिल रहा है। ये आपने एक तरीके से ना इस चुनाव में अभी तक जो 2 फेज की वोटिंग हुई है, उसकी कहते हैं नब्ज, वो पकड़कर बता दिए दर्शकों को। मुझे लगता है इसी पर बात आगे बढ़ाएंगे, जल्दी से आपको लेकर चलते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है। ये वाकई में इस बार का लब्बो लुबाब अभी तक 2 फेज का यही कि वो उत्साह जो दिखना चाहिए था वोटर में, भले ही सत्ता पक्ष के लिए भले ही विपक्ष के लिए, वो मिसिंग है। हर्षवर्धन जी, देखिए रोमाना जी, पहले चरण का जब मतदान हुआ और विशेष करके जब उसके मतदान का प्रतिशत आया, तो कुछ इस तरह से लगा कि जैसे मतदान बहुत कम हो गया हो। लेकिन जब चुनाव आयोग के आखिरी आंकड़े आए तो ये समझ में आया कि उतना भी मतदान कम नहीं जी। रिवाइज्ड आंकड़ों में तो करीब अच्छा, करीब बराबर हो गया वो मुझे फिर से 2019 पलट कर आवाज आ रही, तो थोड़ा ठीक करा दीजिए। ओके सर, इको की प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज देखिए इसको ठीक करवाइए। मैं करवाती हूँ जी, सर, आप अपनी तो बात पूरी करिए। मूल जो बात है उसे समझना चाहिए। जिस तरह का चुनाव है उसमें ये मत प्रतिशत दिखाता है कि लगभग कमोबेश वही स्थिति है जो 2019 में थी। ये सच है कि जिस तरह से एक तरफ 400 पार और दूसरी तरफ कोई आंकड़ा तक बताने से बच रहे हैं, बाद में ये स्थिति होती है विपक्ष की कि वो कहता है कि भाई ये इतना नहीं पाएंगे, हम कितना पाएंगे वो नहीं बता पा रहे। जो गठजोड़ मई में नीतीश कुमार की अगुवाई में चला था, वो ये मई आते आते कहां तक रह पाएगा ये पता नहीं। अभी तो अप्रैल में दूसरे चरण का मतदान ये चल ही रहा है आज। तो मुझे लगता है कि जनता इस चुनाव में अपना माइंड पूरी तरह से मेकअप कर चुकी है, यानी वो तैयार है, उसको पता है किन मुद्दों पर वोट करना है, क्या करना है। अब जो चुनावी गर्माहट देखते हैं, जो हम विश्लेषक लोग देखते हैं या टीवी के लिहाज से देखते हैं, वो नेताओं के बयान से आता है। अब मैनिफेस्टो दोनों पार्टियों का आया। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में बहुसंख्यकवाद, मुसलमानों के लिए उनके पर्सनल लॉज, इन सब की चर्चा की गई। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको प्रतीकों के तौर पर पकड़ा, और जिस तरह से सैम पित्रोदा का बयान आ जाता है, उसको जोड़कर उन्होंने बताया कि इंदिरा जी ने इनहेरिटेंस टैक्स लगाया, भले राजीव गांधी ने खत्म कर दिया, लेकिन फिर अब ये लग जाएगा। ये सारी बातें एक प्रतीक के तौर पर राजनीति में चलती हैं, और निस्संदेह उसके बाद से आपको चुनावी गर्माहट दिखेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि चुनाव में उत्साह कम है, मुझे नहीं लगता कि मतदाता निकल नहीं रहा है, सबके पाले तय हैं, लोग उस तरह से मतदान करने जा रहे हैं, मुझे उसमें कहीं कोई कमी नहीं दिखती। ठीक है विजय जी, आपका भी यही आंकलन है कि साहब नेताओं के बयान जिससे अब चुनाव में गर्मी आने लगी है, और जो वोटर है उसने मन बना लिया है। वोटिंग परसेंटेज भी पिछली बार का देखा जाए तो कमोबेश उतना ही जितना 2019 का था, फर्स्ट फेज का जो सामने निकल कर आया है, तो वो एक तरीके से उतना वोकल भले ही ना नजर आ रहा हो वोटर जो है, लेकिन निर्णायक रूप से वो जा रहा है और ईवीएम का बटन दबा रहा है। विजय जी, रोमाना जी, ये ठीक बात कह रहे हैं हर्षवर्धन जी कि जो गर्मी है ना, वो नेताओं के बयान से दिखाई देती है कि प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं, राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, ये दूसरे नेता किस तरह से बात कर रहे हैं, और उसी से हमको लगता है कि चुनाव उस तरह से मुड़ रहा है। और वोटर की जो आवाज़ है ना, वो ईवीएम के जब बटन खुलते हैं ना, जब खुलेगी ईवीएम तब सुनाई देगी आपको। आज आपको साइलेंट लग रही है, लेकिन वो उस दिन दिखाई देगी। और इसलिए हम कहते हैं कि चुनावों का अंतिम सत्य नतीजे होते हैं। तो जब वो आएंगे नतीजे, तो समझ में आएगा कि वोटर साइलेंट था कि नहीं था, कि क्या चल रहा था। लेकिन
इलेक्शंस में खास तौर से बात होती है नैरेटिव की जी। और नैरेटिव कैसे गढ़ा जा रहा है, उसमें सच और झूठ का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है कि किस तरह से नैरेटिव गढ़ रहे हो। और नैरेटिव में एक और बात होती है कि आपके क्रेडेंशियल्स क्या हैं। मैं आलोक जी शर्मा साहब की बात मान लूं कि भाई कोई बात नहीं है, उसमें कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी नहीं कही गई, इनहेरिटेंस टैक्स की बात की गई नहीं की गई, लेकिन क्यों लोग मान रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, माइनॉरिटी की बात को लेकर डॉक्टर अजय आलोक बार बार उनको कह रहे थे ओबीसी को लेकर, तो उस पर उन्होंने ओबीसी का जिक्र नहीं किया, जो जातिवाद जाति जनगणना की बात बार बार हो रही थी लेकिन उस पर चर्चा नहीं हुई। तो इसका मतलब है, अब दो बातें सोचिए, अजय आलोक जी बात करेंगे, नारा देंगे सबका साथ सबका विकास, लेकिन जैसे ही मुसलमानों के परसेंटेज मान लीजिए जो आरक्षण दिया गया, तो इतना नाराज क्यों होते हैं आप? तो खुद ही सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं ना, सबका विकास सबका साथ में मुसलमान है ना। और आलोक शर्मा जी की प्रॉब्लम ये है कि वो जाना तो चाहते हैं मुसलमानों के साथ, लेकिन दिखना नहीं चाहते। सबका साथ सबका विकास बराबरी के साथ नहीं, लेकिन आलोक शर्मा जी की ये कहते हुए कि साहब कांग्रेस तुष्टीकरण करती है। ठीक है, आलोक शर्मा जी की प्रॉब्लम ये है कि वो करना तो चाहते हैं तुष्टीकरण, लेकिन दिखना नहीं चाहते वैसे। इज इट? जवाब लेते हैं आलोक जी, ये समस्या है, कांग्रेस तुष्टीकरण करना चाहती है लेकिन दिखना नहीं चाहती है तुष्टीकरण करते हुए। आलोक जी देखिए, मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री की भाषा मीडिया के तमाम साथी बोल ही रहे हैं। तुष्टीकरण कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। 30 लाख रोजगार मिलेंगे तो क्या वो केवल हिंदुओं को मिलेंगे या मुसलमानों को मिलेंगे? अगर तमाम गरीब महिलाओं को कुछ मिलेगा तो वो हिंदुओं को मिलेगा मुसलमानों को मिलेगा? ये तो 400 रुपये में हिंदुओं को सिलेंडर दे रहे हैं और 1100 रुपये मुसलमानों को दे रहे हैं। क्या बेकार का हिंदू मुसलमान तुष्टीकरण। 10 साल के बाद हमारे 4 शब्द पकड़ के पूरा चुनाव लड़ रहे हैं आप। इतनी खोखला 10 साल रहा, निकम्मी सरकार रही, और यहां पर 3 प्रवक्ता बैठ के भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। वो एक बार भी नहीं कह रहे कि मोदी जी ने 10 साल पे क्या किया, उसके नाम पर क्यों नहीं वोट मांग रहे। किसी पत्रकार की हिम्मत नहीं हो रही है पूछने की कि भाई 10 साल में क्या क्या किया, कहां अर्थनीति पहुंची, 35 रुपए में पेट्रोल पहुंचा कि नहीं, 2 करोड़ रोजगार कहां चले गए, 15 लाख कहां चले गए। 100 स्मार्ट सिटी में से 100 स्मार्ट सिटी में से कितनी स्मार्ट सिटी बनी? वो शब्द वहां ऐसा लिखा है, वो शब्द वहां लिखा है, कहां पर लिखा है मुस्लिम शब्द? पूरे मैनिफेस्टो के अंदर दोनों पत्रकार महोदय बता दें मुझे मुस्लिम शब्द कहां लिखा है? कि वो दिखना तो ऐसा चाहते हैं, वो ऐसा चाहते हैं। देश का प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात कर रहा है, आप लोगों को शर्म नहीं आती दोनों पत्रकारों को कि देश का प्रधानमंत्री किस शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा है? यहां पर कांग्रेस को कोसने के अलावा आप लोगों को कोई काम नहीं। ठीक है, मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, मुद्दों पर चुनाव नहीं होगा, प्रतीकों पर चुनाव होगा। ठीक है। टीवी की डिबेट अलग है और जमीन की बहस अलग है। अगर टीवी की डिबेट्स की बात करें तो पूरा देश हिंदू मुसलमान में बंट के सब खत्म हो चुका है और बीजेपी को 400 पार आएंगी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि राजस्थान में जहां 25 सीटें इनकी थी, वहां पर ये कम से कम 15 सीटें लूज कर रहे हैं। ठीक है सर, 4 जून अभी भी मैं कह रहा हूं कि जमीन के जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल अलग हैं और टीवी पर जो मुद्दे बनाए जा रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। ग्राउंड पर एक बार फिर से लेकर चलूंगी, उसके बाद डॉक्टर अजय आलोक मैं आपके पास आऊंगी। प्रकाश कुमार इंतजार कर रहे हैं, बिहार से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, और जिस तरीके से आज बिहार में वोटिंग इस आखिरी घंटे में हो रही है, और खासतौर से वो पूर्णिया वाली सीट जहां पर पप्पू यादव बतौर निर्दलीय उम्मीदवार उतरकर पेच फंसाए हुए हैं, किस तरीके का मूड बिहार के वोटर का आज इन सीटों पर नजर आया आपको प्रकाश? रोमाना, जो 5 सीटें हैं उनमें से 3 पर तो आमने सामने का मुकाबला है, लेकिन जो 2 सीट है उस पर त्रिकोणीय है। देखिए, किशनगंज में ओवैसी भी इस बार दावा कर रहे हैं कि उनकी जीत हो सकती है, तो कांग्रेस और जेडीयू भी साथ में है। लेकिन सवाल सबसे ज़्यादा इस बार जो दिलचस्प रहा है वो पूर्णिया का रहा है कि पूर्णिया से क्या पप्पू यादव तीसरी बार जो हैट्रिक मारने को तैयार है जेडीयू के अभी मौजूदा सांसद, उन्हें क्या हरा पाएंगे? अब जबकि ये बिल्कुल आखिरी चरण में है सब कुछ, तो ये साफ हो गया है कि आमने सामने की लड़ाई नहीं बल्कि त्रिकोणीय है। और बीमा भारती अगर सबसे ज़्यादा वोट बटोर लेती है आरजेडी का, तो उसका नुकसान पप्पू यादव को होगा। लेकिन वहीं अगर बीमा भारती एनडीए का वोट काट लेती है, अति पिछड़ी जातियों में अपनी अगर पैठ बना लेती हैं, तो उसका नुकसान संतोष कुशवाहा को हो सकता है। तो ऐसे में यह देखना होगा कि हार जीत का मार्जिन कितना होता है। तो कुल मिलाकर रोमाना ये कह सकते हैं कि इन 5 सीटों पर जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। आगे राजस्थान और महाराष्ट्र भी मैं आपको लेकर चलूंगी जहां पर आज वोटिंग हो रही है, लेकिन पहले जरा जल्दी से अब आप को लेकर चलते हैं डॉक्टर अजय आलोक के पास और उनसे समझते हैं एक तो ये आरोप जो यहाँ पर आलोक शर्मा जी लगा रहे थे, और दूसरी बात ये है डॉक्टर अजय आलोक कि चुनाव का मतलब क्या है? क्या चुनाव का मतलब इस देश में हिंदू मुसलमान
के नाम पर समाज में वैमनस्य पैदा करना है? मतलब आप कांग्रेस को घेरने के नाम पर समाज के एक ओबीसी वर्ग को यह संदेश दे रहे हैं कि तुम्हारी हिस्सेदारी छीनकर मुसलमानों को देने का काम किया जा रहा है। तो इससे क्या समाज में वैमनस्य नहीं बढ़ेगा? कांग्रेस सर 4 से लेकर 14 तक आपने इस बात का जिक्र किया ना, वो सत्ता में रही, उसने कितना मुसलमानों को आरक्षण दे दिया या उसने मुसलमानों के लिए क्या कुछ कर दिया। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि समाज के एक वर्ग को दूसरे वर्ग के सामने लाकर खड़ा किया जा रहा है कि ओबीसी तुम्हारा हक छीनकर मुसलमान को दे देंगे। मुसलमान दुश्मन तो नहीं है सर ये कभी हमने नहीं किया रोमाना जी, यही तो दिक्कत है। ये कभी हमने नहीं किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने जन्म के साथ यही काम किया। आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी यही करते आई है। और मैं पढ़ के सुना रहा हूं, वर्बेटम ये कहे कि हमारे मैनिफेस्टो में नहीं लिखा है, अभी आलोक शर्मा ने कहा, मैं पढ़ के सुना रहा हूं, ये रहा मैनिफेस्टो मेरे सामने। द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज पायनियर्ड रिजर्वेशंस फॉर माइनॉरिटीज इन केरला, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। We are committed to adopt this policy at the national level. सर ये कौन सा वाला मैनिफेस्टो पढ़कर सुना रहे हैं, ये भी प्लीज क्लियर कर दीजिए। कौन सा वाला मैनिफेस्टो है ये, अभी जो 6 अप्रैल को रिलीज हुआ था, यही वाला? नहीं, ये 2009 से अच्छा, ये 2009 वाला कांग्रेस का मैनिफेस्टो। मैं जवाब दूंगी सर, आलोक शर्मा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो जवाब देंगे। 2009 के अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने ये जो बातें लिखी हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं, तो इसको क्या माना जाएगा? 13 राज्य जहां आज वोट पड़ रहे हैं, यहाँ 13 राज्यों में चर्चा एक ही है, इस बार किसकी जीत का पर्चा निकलने वाला है, जिसके लिए इंतजार 4 जून का करना होगा, जब नतीजे हमारे सामने होंगे। फिलहाल जल्दी से आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। राजस्थान से हमारे सहयोगी मनीष शर्मा इस वक्त मौजूद हैं, झालावाड़ सीट पर सुबह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहां की हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। कुल मिलाकर आज इस वोटिंग के साथ राजस्थान में 24 चुनाव खत्म हो जाएगा, बस नतीजों का इंतजार बाकी रह जाएगा। किस तरीके का मूड और माहौल इस बार राजस्थान के वोटर का आपने भापा, मनीष? रोमाना, जो पहले चरण में वोटिंग हुई राजस्थान में बेहद कम हुई देश के अन्य राज्यों की तरह, लेकिन जिस तरीके का ट्रेंड अब दूसरे चरण की 13 सीटों पर देखने को मिल रहा है, अगर मैं बात झालावाड़ की करूं तो दोपहर 3 बजे तक 56% मतदान वहां हो चुका था। आखिरी 3 घंटों में मतदान आमतौर पर बढ़ता है और आज मौसम ने भी हाड़ौती इलाके में मेहरबानी बनाए रखी और कोटा, बारा, झालावाड़ यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश हुई, जिससे गर्मी काफ़ी कम हुई। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये 56% है, ये लगभग 70% तक पहुंच सकता है। तो ऐसे में औसत मतदान जो 58 और 70 के लिहाज से हम बात करें तो वो 65 और 64 तक पहुंच सकता है। तो जो एक अच्छा संकेत है कि मतदाता अपने घर से निकला और उसने मतदान केंद्रों पर जाकर वोटिंग की। झालावाड़ में अमूमन सभी जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ, कहीं से भी किसी अप्रिय वारदात की कोई पूरे इलाके में कोई सूचना नहीं है और ऐसे में लगता है कि लोग अब मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। हालांकि जिस केंद्र पर मैं हूं वहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, इक्का दुक्का लोग वहां पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन तस्वीर काफी अच्छी और सुकून देने वाली रही। जी रोमाना, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और बस मैं ये बताती चलूं कि अगर 2019 की बात की जाए तो ये जो 88 सीटें हैं जहां पर आज वोटिंग हो रही है, 2019 में यहां पर 70% वोटिंग परसेंटेज का एवरेज सामने निकल कर आया था। इस बार क्या तस्वीर रहेगी? अच्छा, जैसे मनीष बता रहे हैं कि फेज 1 के मुकाबले तो आज दोपहर तक का अभी तक का जो आंकड़ा आया है राजस्थान में, वो उम्मीद बंधाता हुआ नजर आ रहा है। तो मतलब डॉक्टर अजय आलोक, ये नेताओं के बयानों की गर्माहट की वजह से ही लोग घरों से निकल रहे हैं और वोटिंग बूथ पर पहुंचकर ईवीएम का बटन दबा रहे हैं? नहीं, जैसे कि अभी हर्षवर्धन जी ने बताया आपको कि फेज 1 में भी जब इलेक्शन कमीशन के आंकड़े आए तो कमोबेश 2019 से ही मतदान थे, लेकिन हमें आदत है बूथों पे लंबी कतारें देखने की, थोड़ा लोग में जोश होने की, और लोगों ने बताया कि भाई जनता का मन बन चुका है। ये हम भी मानते हैं कि जनता का मन बन चुका है। अब कांग्रेस को कौन वोट देगा तो कांग्रेस जाने, लेकिन हमें ये पता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता का मन बन चुका है। और मत भूलिए कि पिछली बार एवरेज वोटिंग 2019 में 67.4% हुई थी जी, और इस बार मुझे नहीं लगता है कि 67.4% से कम एवरेज वोटिंग जाएगी। और पिछली बार हम 61 सीट जीते थे, जिसमें केरल में हम 0 थे। तो जैसे मैंने आपको कहा कि किसी भी हालत में हम इस बार 65 से 70 से कम नहीं जीतने जा रहे हैं। और आलोक जी 190 सीट पे हो गए, हम 125 पार। लीजिए, एक और आंकड़ा आ गया है 543 के लिए तो 400 पार वाला आंकड़ा, और अभी 190 सीट, मतलब पहले 102 और आज 88, इसमें 190 में से 125 पार तो अभी से पहुंच रही है बीजेपी। आलोक शर्मा जी, हम उनको फिर तीनों को गाली देने मुझे लगेंगे। लगता है 400 पार कहना तो इनके ऊपर से निर्देश आ गए हैं।
हाँ। अरे भाई सुनो ना भाई, ऊपर से निर्देश आ गया कि 400 पार अब टीवी पे नहीं बोलना है, क्योंकि इनके तमाम जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि 400 पार इसलिए चाहिए कि संविधान में परिवर्तन करना है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो आरक्षण दिया उसको हटाना है। इनकी मंशाएं पूरी तरह से देश को पता चल गई, इसलिए ऊपर से निर्देश मिला 400 पार की बात मत करना। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आज भी चुनावी सभा में नारे लगवा रहे थे, लोकतंत्र जिंदाबाद, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अमर रहें, और आप बार बार ये कहते हैं कि साहब संविधान बदलने की इनकी मंशा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो चुनावी सभा में खड़े होकर कहते हैं कि साहब अब तो अगर बाबा साहेब अंबेडकर भी चाहे वो भी संविधान को नहीं बदल सकते। देखिए रोमाना जी, इन आरोपों में कहां से दम नजर आएगा लोगों को? जी रोमाना जी देखिए, 3 लोग भाजपा के बैठे हैं, मैं अकेला हूं, मुझे बोल तो लेने दो। सवाल एक देश के प्रधानमंत्री को 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद अगर, अरे भैया फिर आप बीच में बोल पड़े, आप ही बोल लो भाई, मैं चुप हो जाता हूं। बोलिए ना, चलिए जल्दी से बोलिए सर प्लीज। नहीं, मेरा ये कहना है कि देश के प्रधानमंत्री को जब सभाओं में जाके नारे लगवाने की जरूरत पड़ जाए तो समझ लीजिए कि कितनी खोखली सरकार चलाई होगी। जब बीजेपी के प्रवक्ताओं को 2009 में जिसमें चुनाव हारे ये, उसको मैनिफेस्टो को उठाकर और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस समझ नहीं आए तो समझ लीजिए कि कितनी खोखली सरकार हो चुकी होगी। 2009 से लेकर 14 तक हमारी सरकार रही, हमने तो कोई ऐसा बिल पेश नहीं किया। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की बात तो आज भी कर रहे हैं और मोदी जी ने भी की, और 10% इकोनॉमिक बैकवर्डनेस पे तो आरक्षण मोदी जी ने भी दिया। तो मुझे लगता है 10 साल में क्या हुआ, बीजेपी के 3 प्रवक्ता एबीपी के न्यूज में बैठे हैं अभी इस समय, एक भी ने भी बात नहीं की पूरे 1 घंटे के शो में कि मैं मोदी जी को इसलिए वोट दे दो कि हमने नोटबंदी की, हम जीएसटी लेकर आए, हमने चीन को क्लीन चिट दी, हमने कोरोना में बहुत अच्छा काम किया, हमने कोरोना में इंजेक्शन लगाने वाली कंपनियों से 50 करोड़ खा गए हम। अरे भाई इन चीजों पर वोट मांगिए ना, कहिए हमने नोटबंदी की और हमें वोट दे दीजिए। ये खोखली सरकार है। चलिए ठीक, खोखली सरकार जवाब ले लूं? जब आती है तो वो इसी तरह से जब हिंदू मुसलमान कर ही जाती। ठीक है, तो अब बार बार वो कह रहे हैं कि साहब नेशनल एवरेज से ज्यादा होगी, नेशनल एवरेज से। अभी 2 चरणों में जो सामने आया है वोट परसेंटेज, वो सीधा सीधा यह है कि जहां पर बीजेपी रूलिंग स्टेट्स हैं उनमें सब में वोटर परसेंटेज कम है। साउथ इंडिया में ज्यादा है, नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा है, और ईस्ट इंडिया में पोलिंग परसेंटेज ज्यादा है। ठीक है, उसका सीधा कारण है कि आरएसएस बीजेपी से सख्त नाराज है। आरएसएस मोहन भागवत जी मोदी जी से मिलना नहीं चाह रहे, उनको पता चल गया है कि ये व्यक्ति बहुत झूठ बोलता है, अंदर की और आरएसएस जो है अब वो पूरी तरह से बैकआउट कर रही है। जरा रुकिए, मैं बता रहा हूं, 1 मिनट रुकिए, मैं बता रहा हूं, अब सुने तो सही। मैं बता देता हूं कहां से खबर लाया हूं, मैं बता देता हूं। इनसे पूछिए बीएल संतोष जाके मिले थे कि नहीं अभी नागपुर कुछ दिन पहले, और पूछिए क्या मोहन भागवत जी के पिछले 6 महीने में कोई स्टेटमेंट आई है क्या? क्या मोहन भागवत जी ने जनता से अपील की कि वोट डालिए बीजेपी के पक्ष? जल्दी से डॉक्टर अजय आलोक जवाब दीजिए, उसके बाद मैं त्रिवेदी जी का रुख करूंगी। तमाम शहरों में वोट परसेंटेज पूरी तरह से कम चला गया। अरे चुप रहेंगे तब तो बोलूंगा, अब लगातार बोले ही जा रहे हैं। हो गया भाई, पंडित आलोक शर्मा होने का ये मतलब थोड़ी ना कि जो भी भविष्यवाणी करोगे हाथ देख के वो सही हो जाएगा। थोड़ा आराम से, 3 भाजपा के प्रवक्ता बता दिए यहाँ पे। आपको कम से कम विजय त्रिवेदी की इज्जत करनी चाहिए, बहुत सीनियर मोस्ट आदमी इस पत्रकारिता जगत के। आपके 3 प्रधानमंत्रियों का इंटरव्यू कर चुके हैं और आप उनको भाजपा के प्रवक्ता बता रहे हैं। अरे अपने प्रवक्ताओं की चिंता कीजिए ना, छोड़ के भाग के कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ जा रहे हैं, उस पर तो कुछ बोलते नहीं है। दर्शक की टीवी पे वो लोग इन दोनों पत्रकार की भाषा समझ के सुन के समझ गए होंगे कि कौन सी भाषा बोल रहे हैं। इस तरह के इस्लामीकरण कांग्रेस का हो चुका है, ये आप ही के पूर्व प्रवक्ता बताते हैं, मुझे बताने की जरूरत ना है। अरे पूरे हिंदुस्तान के पत्रकार मिलकर देश के प्रधानमंत्री से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करा पाए, वही देता है बौखला गया लोग, आपके पास कुछ है नहीं। मैंने इतनी बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करा पाए। ये एक बार ओबीसी का नाम नहीं है, झूठे पत्रकार बने बैठे। आप देश पे क्या थोपना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी को नेताओं की आवाज थोड़ी सी कम कर दीजिए ताकि जो पत्रकार हमारे साथ बंधु हैं उनको भी मौका मिल जाए। मुझे लगता है यहाँ पर कम से कम हर्षवर्धन जी, पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। जो कांग्रेस कहती है कि साहब देश में तानाशाही है, देश में लोकतंत्र नहीं है, अब कम से कम वो तो आलोक जी नहीं दोहरा पाएंगे, क्योंकि यहाँ नेशनल टेलीविजन पर बैठकर जो चाह रहे हैं वो कह रहे हैं। 2 पत्रकारों को वो बीजेपी का प्रवक्ता तक करार दे रहे हैं और कोई रोक टोक नहीं है ना। तो अगली बार से कम आलोक भाई ये नहीं कहेंगे देश में लोकतंत्र नहीं है जी, तानाशाही चल रही है जी, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ तो विपक्ष आकर खुले आरोप किसी पर भी लगाकर जा रहा है
किसी को भी सर्टिफिकेट देने का काम करके जा रहा है आलोक भाई। मुस्कुराहट बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन इस मुस्कुराहट से बात नहीं बनेगी। हर्षवर्धन जी आइए, जवाब दीजिए। देखिए रोमाना जी, सबसे पहले ये कि एक आंकड़ा कल आया है कि भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 2.4% है गांव में, और शहरों में है 5.4%। ये 2017-18 में यानी 5 वर्ष पूर्व गांवों में 5.3% था और शहरों में 7.7%। यानी नरेंद्र मोदी की सरकार में 5 साल में बेरोजगारी आधी हो गई। ये आंकड़ा है, तथ्य है। एक और आंकड़ा है कि जितना कांग्रेस की सरकार में 50-55 साल में रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ, उससे ज्यादा नरेंद्र मोदी की सरकार में 10 साल में हो गया। आलोक जी आपको सब जितना डबल लाइन, जितनी लाइन का दोहरीकरण कांग्रेस की सरकार 10 साल में नहीं कर पाई, जितना कांग्रेस की सरकार 50 साल में नहीं कर पाई, उससे ज्यादा रेलवे लाइन का दोहरीकरण भारतीय जनता पार्टी की 10 साल में हो गया। इस 10 साल की बात कर रहा हूं। और कमाल की बात यह कि जो पीवी नरसिम्हा राव की प्रधानमंत्री रहते और वित्त मंत्री रहते मनमोहन सिंह की पॉलिसी थी, उसको 10 साल में इतना बेड़ा गर्क कर दिया मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री बनकर कि देश की अर्थव्यवस्था को देश के 10 बड़े उद्योगपतियों ने लिखा था और कहा था कि लॉस्ट डेकेड हो गया, लॉस्ट डेकेड। और उन्होंने ये कहा था कि पॉलिसी पैरालिसिस की वजह से ये हो रहा है। अब महंगाई, बेरोजगारी, इसके आंकड़ों पर कांग्रेस बात नहीं करती। और दिक्कत हमें या विजय को या आप कहने से नहीं है रोमाना जी, असली संकट जानती है। देश की जनता ने 2014 में नरेंद्र मोदी को जो वोट किया भारतीय जनता पार्टी, तो उन्होंने कहा पूरा देश भाजपा ही हो गया। 19 में और बढ़ गया वोट। इन्होंने 24 आते आते पत्रकारों को सबको कहना शुरू कर दिया, ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे, कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर पर से गुजर रही है। ऐसे बड़बोले प्रवक्ता और राहुल गांधी जैसे नेता, जिनकी वजह से पिछड़ी जाति के पत्रकार राह चलते पिटते हैं, राह चलते। कौन जात हो पत्रकार, कौन जात हो? रोमाना जी मैं उत्तर दूंगा। जाता है, बाद में पता चलता है पिछड़ी जाति का। ठीक है विजय जी आइए, विजय जी आइए। रोमाना जी पहले आप उत्तर सुनिए सर, क्योंकि आपने यहाँ पर तीन प्रवक्ता बनाए ना बीजेपी के। अब पहले आप सुनिए, विजय जी आइए। रोमाना जी मैसेंजर को शूट कर, जनता तय कर लेगी। रोमाना जी विजय जी को जो वक्तव्य दिया है अभी हर्षवर्धन जी ने, उससे प्रूव हो गया है कि वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। नहीं आलोक सर, विजय जी नहीं चिल्ला पाएंगे आप। और विजय जी अब वक्तव्य देंगे, उससे भी प्रूव होगा। आइए विजय जी। आलोक जी मैसेंजर, मेरी बात को प्रूव कर रहे हैं दोनों प्रवक्ता। मैसेंजर को शूट करना जो है ना अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं होती है। और मुझे इस पर कोई सफाई नहीं देने की आलोक जी क्या समझते हैं और देश क्या समझ रहा है, वो उस पर मैं जाना भी नहीं चाहता कि मैं प्रवक्ता हूं कि नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये नैरेटिव गढ़ने का काम विपक्ष का था। अरे भाई, क्या वो पिछले अब आलोक जी 2 मिनट मुझे दे दीजिए जी। आलोक जी मेरा निवेदन यह है कि क्या कांग्रेस या इंडिया गठबंधन ये नैरेटिव गढ़ पाया कि इस सरकार को नहीं रहना चाहिए, मोदी सरकार को जाना चाहिए? जितनी बातें कर रहे, क्या वो खुद समझ रहे हैं इस बात को? क्या वो नैरेटिव बना पाए हैं कि ये देश जो है बेरोजगार, मैं इस पे फैक्ट्स पे जा ही नहीं रहा, जो फैक्ट्स हैं वो अजय आलोक बोलेंगे कि क्या करना नहीं करना, लेकिन क्या ये नैरेटिव आज दूसरा फेज खत्म हो गया? गढ़ पाया इंडिया गठबंधन कि इस सरकार को किसी हालत में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस सरकार ने बेरोजगारी बढ़ाई, इस सरकार ने महंगाई बढ़ाई, इस सरकार ने 100 स्मार्ट सिटी नहीं बनाए। ये सब काम करने की जिम्मेदारी विपक्ष की थी या नहीं थी? और क्या वो आज समझ रहे हैं कि 2 फेज के बाद वो ये नैरेटिव गढ़ पाए? ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि साहब वो नैरेटिव जो बनाया जाना चाहिए था विपक्ष की तरफ से, वो तो कहीं नजर नहीं आता है। विपक्ष की कमजोरी जो है वो कल ही खुलकर सामने आती है। और जो आलोक जी यहाँ पर कह रहे हैं कि साहब देश समझ रहा है, दर्शक समझ रहा है, अब इतनी अगर देश और दर्शक की नब्ज का एहसास कांग्रेस पार्टी को होता तो ऐसा थोड़ी होता कि 2014 में 40 के आसपास, 2019 में 50 के आसपास सीटों पर सिमट जाती कांग्रेस पार्टी। जल्दी से जरा ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। महाराष्ट्र से हमारे सहयोगी वैभव परब इस वक्त मौजूद है और जरा उनसे जानते हैं महाराष्ट्र की आज जिन सीटों पर वोटिंग हुई है उनमें सबसे ज्यादा नजर अगर किसी सीट पर तो वो अमरावती की सीट। किस तरीके की तस्वीर आज उभर कर आई है वोटिंग वाले दिन? वैभव जी, मतदाताओं में उत्साह तो काफ़ी था, लेकिन मैं एक बात का जिक्र यहाँ पे करना चाहूँगा कि आज जो सीटों पर मतदान हुआ है उसमें आज महाराष्ट्र सरकार को काफ़ी सरदर्द वाली घटनाएं यहाँ पे हुई है। जैसे कि नांदेड़ में एक युवक ने
कुल्हाड़ी से ईवीएम मशीन फोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन वीवीपैट की वजह से ये पूरा मतदान प्रक्रिया है सुरक्षित होने का कारण दिया गया है, सुरक्षित है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं, ऐसा वहां के कलेक्टर ने बयान दिया है। दूसरी बात करेंगे यवतमाल वाशिम की। यहाँ पे पहली बार जो एकनाथ शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट आमना सामना कर रहे हैं, तो ऐसे में पैसे लेकर मतदान करने का आरोप ठाकरे गुट के कई नेताओं ने शिंदे गुट पर लगा है। वही चीज हुई है हिंगोली में। हिंगोली में भी देखिए आधार कार्ड को लेकर वाद विवाद चला रहा है। अमरावती में आज भी हाई अलर्ट मोड दिया गया है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के सहयोगी बच्चू कडू, उनके ही सहयोगी इस नवनीत राणा के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। तो पूरा का पूरा चुनाव बेहद दिलचस्प तरीके से सामने उभर कर आया। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।